নমস্কার বন্ধুরা, আজকে এখানে আমাদের আগরতলা শহরে ত্রিপুরার ইলেকশনের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন এখানে প্রেস কনফারেন্সের জন্য সুপ্রিয়া শ্রীনিধজি, যিনি আমাদের ন্যাশনাল চেয়ারপারসন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ডিজিটাল কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে, এবং আমাদের সিনিয়র ন্যাশনাল স্পোক্সপারসন। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের বা প্রেস বার্তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উনি ত্রিপুরার ইলেকশন সম্বন্ধে বিগত 5 বছরে বিজেপি সরকার যে সন্ত্রাস করেছে, যে মিসগভর্নেন্স করেছে সেই সম্পর্কে, এবং আগামীকালে যদি কংগ্রেস এবং লেফটের জোটের সরকার আসে তাহলে আমরা কী নিয়ে কাজ করতে পারি সেই সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন, উনি বলবেন, এবং ওনার পরে আমরা প্রশ্ন নেব আপনাদের থেকে। আমি হিন্দিতে ওনার ইন্ট্রোডাকশনের জন্যে আমার যে কলিগ আছেন এখানে উইং কমান্ডার অনুমা আচার্য, ওনাকে রিকোয়েস্ট করব যে উনি খুব সংক্ষেপে হিন্দিতে ওনার ইন্ট্রোডাকশন করে দিন, এবং তারপরে আমরা চলে যাব প্রেস বার্তা এবং প্রেসের কোশ্চেন আনসার সেশনের জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार, सुप्रिया श्रीनिधि जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया की और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हैं और आप सभी उनसे परिचित हैं। वो आप में से ही, आपके ही फील्ड से आती हैं, और आज उनकी हम बात सुनने के बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हर पत्रकार पहले एक राउंड में एक प्रश्न पूछे, लगातार एक के बाद एक नहीं, और फिर दूसरा राउंड जब होगा जिससे सबको मौका मिल सके। ओवर टू सुप्रिया जी। बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। और क्योंकि यहाँ पे कहा गया मैं आप ही के बीच से आती हूँ तो हमारी जुगलबंदी चलती रहेगी। त्रिपुरा का जो चुनाव है उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसमें चर्चा हो रही है बेरोजगारी पर, उसमें चर्चा हो रही है 5 साल के जुमलों पर, उसमें चर्चा हो रही है तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने कैसे इस प्रदेश के साथ धोखा किया, उसमें चर्चा हो रही है कितने नॉन सीरियसली त्रिपुरा को लिया जा रहा है। हर तरह की चर्चा है, लेकिन जिस चर्चा के लिए त्रिपुरा आज राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना हुआ है वो अपने आप में बेहद शर्मिंदा करती है और अपने आप में गंभीर विषय है। आजादी के 75 साल बाद हम देश में रक्त रंजित राजनीति का अगर कहीं पर विभत्स रूप देख रहे हैं तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा से तमामों ऐसी खबरें आती हैं जहां पर कभी किसी के ऊपर हमला हो जाता है, कोई बाइक्स पर गुंडे आते हैं, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है, अनर्गल पुलिस FIR की जाती है, महिलाओं को डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा तक जाता है, और ये छोटे से लेकर बड़े लीडर्स तक के साथ हो रहा है विपक्ष में। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपका काम है आवाज उठाना, आपका काम है सरकार से सवाल पूछना, आपका काम है विफलताओं को उजागर करना, और लोकतंत्र में जितना जरूरी सरकार है उतना ही और शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी विपक्ष है, क्योंकि जो भी विपक्ष में होता है वो लोगों की आवाज बन के सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन त्रिपुरा के विपक्ष को बजाय कि ये मौका दिया जाए कि वो सवाल पूछे, त्रिपुरा के विपक्ष को रक्त रंजित किया जाता है, लहूलुहान किया जाता है, इस तरह से पीटा जाता है, इस तरह से हमला होता है कि त्रिपुरा के विपक्ष के लीडर अस्पताल पहुंच जाते हैं। मैं 2-3 वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूं। आप इस बारे में मुझसे कहीं ज्यादा परिचित हैं और मुझे लगता है रेपिटेशन होगा आपके सामने इस बात को करना। अभी 29 जनवरी को हमारी बाइक रैली निकल रही थी। हमारे यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार, जो खुद एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं, उन पर हमला हुआ, और ऐसा हमला हुआ कि उनको अस्पताल पहुंचना पड़ा और उनका MRI हुआ। आपने सुना है किसी और प्रदेश में देश के जहां पर ये रक्त रंजन हो, जहां पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने की कोशिश हो, जहां पर विपक्ष के नेताओं पर ऐसा हमला हो कि उनकी मौत हो सकती हो? NCRB डेटा के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं पूरे देश में पॉलिटिकल वायलेंस में त्रिपुरा टॉप पर आता है। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार, मोदी सरकार का डेटा है, जो ये बताता है कि जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर राजनीतिक
हिंसा के मामले में त्रिपुरा नंबर 1 है। आप क्या बना रहे हैं इस प्रदेश को? मैं कुछ वाक्य आपको बता देना चाहती हूं जिससे कि लोग ये समझ सकें और देखें कि क्या हो रहा है। आज कार्यकर्ता अगर झंडा लेकर निकलता है या पोस्टर लगाता है या किसी रैली में शामिल होता है तो शाम तक उसके यहाँ बीजेपी के गुंडे और गुर्गे पहुंच जाते हैं उसको धमकाने के लिए। उसके माँ बाप को ये बताते हैं कि देख कर रखना, अगर लड़के को जाने दिया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अगर कोई झंडा लगाने वाला मिलता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। 29 जनवरी को बीजेपी के गुंडों ने 19 जनवरी को बीजेपी के गुंडों ने जो रक्त रंजन की कोशिश करी उसका जो परिणाम था वो सब ने देखा। 11 अगस्त 2022 को सुदीप रॉय बर्मन उन पर अटैक हुआ रानीर बाजार एरिया में, और वो तब पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस की अरेस्ट में थे। पुलिस के सामने, पुलिस के रहते हुए, पुलिस की उपस्थिति में अगर अटैक होता है तो वो नियोजित तरीके से सरकार द्वारा कराया हुआ अटैक है, सरकार द्वारा कराई हुई हिंसा है। प्लीज फोन साइलेंट पे करिए। 8 अगस्त को कैलाशर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैंडलाइज किया जाता है, कार तोड़ी जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। 12 जुलाई को यहां पर हमारी कोलीग है सरिता जी, आशीष साहा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक्स MLA हैं, 3 बार के एक्स MLA हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है, उनके सर पर चोट आती है। 26 जून को, और ये वाकया आप सब लोगों ने कवर किया है, ये इस देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा है। 26 जून 2022 को बाई इलेक्शन हुआ था। उस बाई इलेक्शन में सुदीप जी जीते थे, लेकिन उनको ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया गया था कि उनके खून से उनकी पूरी शर्ट लथपथ थी। और वो जब हम लोगों ने दिल्ली में वो फोटो देखी तो हम लोगों को लगा कि देश के एक हिस्से में इस तरह की हिंसा राजनीति में कैसे हो सकती है। और ऐसे तमाम वाक्य हैं। 19 जून को हुआ, फरवरी में हुआ, तमाम वाक्य हैं। एक हिस्सा हिंसा का है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को के ऊपर हिंसा करी जा रही है। दूसरा हिस्सा जो हिंसा का है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरेश्वरी देवी से आता है, और जो भी हमारे धर्म को मानता है वो ये जानता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम औरत की पूजा करते हैं, हम औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं, और उस देवी जी के प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की यह स्थिति है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की रेप कैपिटल कहलाता है। 2.5 साल में 400 रेप केसेस हुए हैं, 18 रेप हर महीने हो रहे हैं, और ऐसे प्रदेश में जो एक देवी के नाम पर जिस प्रदेश का नाम पड़ा है। तो सरकार क्या कर रही है? ये वायलेंस जो है वो महिलाओं के खिलाफ होता है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हिंसा से, इस वायलेंस से आप तक नहीं बचे हुए हैं। जो पत्रकार सच बोलने की हिमाकत करते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत करते हैं, जो हौसला करते हैं, उन पर भी अटैक किया जाता है। 43 पत्रकारों से ज्यादा पर त्रिपुरा में फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनके साथ शारीरिक रूप से हिंसा की गई है, उन पर हमले हुए हैं। और ऐसे तमामों ऑफिसेस हैं जिन पर वैंडलाइजेशन हुआ है, जिनको जलाया गया है, जिन पर हमले किए गए हैं। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं दूंगी, लेकिन जैसे हल्ला बोल का ऑफिस हो गया, दिल्ली देश और कौथा का हो गया, प्रतिबोधी कॉलम का हो गया, ऐसे तमाम ऑफिसेस हैं। तो क्या त्रिपुरा में विपक्ष भी सवाल नहीं पूछेगा? सत्ता पक्ष से मीडिया भी सवाल नहीं पूछेगी, और महिलाओं के ऊपर आप अपराध करते रहेंगे? चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं। हम इस चुनाव में बहुत सकारात्मक तरीके से बिजली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जुमलों से आजादी की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पहले वहां पर कानून व्यवस्था, शांति और अमन चैन का बना रहना बहुत जरूरी है। यहां पर सुशांत चौधरी जैसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में दूसरे एमएलए पर अटैक होता है। यहां पर पुलिस कस्टडी में रह रहे ऑपोजिशन के
प्रतिद्वंदियों पर अटैक होता है, इसकी इजाजत एक सभ्य समाज, इसकी इजाजत एक लोकतंत्र कैसे दे सकता है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने तमामों प्रेजेंटेशंस ईसी के सामने किए, हम लोगों ने तमामों एफआईआर्स करी, एफआईआर करते हैं, कल बेल मिल जाती है, परसों वो व्यक्ति फिर से उस तरह के काम करते हुए पाया जाता है। तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा और रक्त के खिलाफ जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं। आज मैं सवेरे आशीष साहा जी के डोर टू डोर कैंपेन में गई थी और जब हम लोग वहां पर जा रहे थे, कुछ महिलाओं ने कहा कि लोगों को आकर यह कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आपने वोट दिया, निकल गया तो देखिएगा आपके साथ क्या करेंगे। हमारे देश की ताकत है लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र को क्षीण करके, उस लोकतंत्र को बर्बाद करके आप इस देश को तबाह करने का काम कर रहे हैं, और त्रिपुरा जैसे राज्य इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते हैं। सरकार को मजबूर करना चाहिए यह सोचने पर कि शांति से ज्यादा इस देश में कोई और विचार, कोई और मान्यता नहीं चल सकती है। और लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बहस करिए, हम आपको घेरेंगे, आप हमें घेरिए, हम आपसे 10 तीखे सवाल पूछेंगे, आप हमसे 100 तीखे सवाल पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन राजनीति में एक दूसरे के ऊपर हिंसा करना, पीटना अपने प्रतिद्वंदियों को, इसका लोकतंत्र सर्वथा इजाजत नहीं दे सकता है। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूं। पहले अगर आप सुओ मोटो पे पूछें तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपको स्टार कैंपेनर कब आएगा? एक स्टार कैंपेनर तो मैं भी हूं, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, पता नहीं आपको हुई कि नहीं हुई। ऐसा है, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने एक सवाल पूछा है, हाँ बताइए। आई विल फर्स्ट आंसर सुओ मोटो एंड कम बैक टू यू। हाँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विपक्ष सुरक्षित नहीं है, जब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है कैंपेन जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने इतनी अच्छी से व्यवस्था की है कि ऑपरेशन आके घर घर तक पहुँच के वो लोग कैंपेन कर पा रहे हैं, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है और ये नकारात्मक है। क्या कहेंगे? जब एक मुख्यमंत्री को और चुने हुए मुख्यमंत्री को ये ओछा बयान देना पड़े कि हमने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी कानून व्यवस्था की है कि ऑपोजिशन प्रचार कर सकता है, तो आप उस प्रदेश की कानून व्यवस्था का खस्ता हालत खुद जान सकते हैं। अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ये है कि ऑपोजिशन प्रचार कर पा रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब सुशांत चौधरी की प्रेजेंस में अटैक होता है? वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब पुलिस कस्टडी पर हमारे एमएलए पर अटैक होता है? वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब बाई इलेक्शन होता है और हमारे एमएलए के सिर फाड़ दिया जाता है और उसमें से खून बहता है? वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब मीडिया पर अटैक होता है? वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब 2.5 साल में 400 रेप केसेस होते हैं? तो इस तरह की ओछी बातें करना एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सूट नहीं करता है, लेकिन छाप मुख्यमंत्री से और मैं कुछ आशा भी नहीं कर सकती हूँ। अभी कोई और सवाल पूछेगा फिर मैं पास आऊंगी। आपका सवाल का जवाब देती हूं मैं। आपने कहा हमारे स्टार कैंपेनर कब आएंगे? हमारे स्टार कैंपेनर के सच की ताकत यह है कि कल उन्होंने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया और जो सरकार बार बार बहस कर लो कर रही थी, वो सन्न थी और सख्ते में आ गई थी और एक शब्द बोलने को था नहीं। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, जो सरकार एक हफ्ते से बहस कर लो जी, किसी पर भी बहस कर लो, जब मोदी अडानी का नाम सुना तो सामने वाली बेंच पर ना मोदी जी थे, ना अमित शाह जी थे, ना राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर गायब थे। कहां थे वो मंत्री? किस बात से डर रहे थे वो? हमारे नेता तो ऐसे हैं कि जब वो सच पूछते हैं तो लोकसभा ने आज उनके 18 अंशों को उससे एक्सपंज किया है। क्या एक्सपंज करने की जरूरत थी? और क्या उन्होंने अनपार्लियामेंट्री बात कही थी? उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, जो मोदी अडानी जी की परम मित्रता पब्लिक डोमेन में है, जो अपने मित्र के लिए हर कुछ करने को तैयार है, जो मित्र मंत्रिमंडल पर भारी पड़ गया और सारे मंत्री कल बेचारे लगे हुए थे अडानी जी के बचाव में, मोदी जी को भी त्याग दिया। कल तो अडानी जी के बचाव में सरकार खड़ी हुई थी। ऐसे नेता जब सच बोलते हैं तो वो सच हर जगह गूंजता है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में बहुत सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग यहां आएंगे, आपकी जिनकी तरफ इशारा है संभवतः वो भी आएंगे।
और कोई सवाल? हाँ पूछिए। सुशासन की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। 34 साल तक लेफ्ट ने जिस तरह से उनको नकार दिया है, वो इसी लेफ्ट के साथ आप लोगों ने गठबंधन के साथ इस बार उतरा है, तो क्या उम्मीद हो रहा है कि लेफ्ट जिस लेफ्ट को 34 साल के शासन के बाद नकारा है, आप लोग उसके साथ आए हैं, क्या आप लोगों को भी लोग पसंद करके वोट डालेंगे? मैं एक बात कहना चाहती हूं, आपने सुशासन की बात करी। जिस प्रदेश में सुशासन होता है वहां पर 1000 रुपए की दिहाड़ी पर बाइक वाहिनी और हजीरा वाहिनी वाले घूम घूम कर अटैक नहीं करते हैं। वहां पर 300 बाइक उत्तर प्रदेश के नंबर की नहीं लानी पड़ती है। कल योगी जी मैंने सुना यहां पर थे, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूं। अगर मौका मिलता तो उनसे जरूर पूछती, अपने आने से पहले अपने गुर्गे भेज दिए जो ये काम कर रहे हैं। ये सुशासन है। सुशासन ये है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि यहां कहते हुए हम 3 महिलाएं बैठी हैं, हमें शर्म आती है। ये सुशासन है। क्या सुशासन है? सुशासन ये है कि बेरोजगारी से त्रस्त त्रिपुरा आपके 5 साल पहले के जुमलों को आपको याद दिलाना चाह रहा है। सुशासन यह है कि जी तथाकथित डबल इंजन एक मस्खरे को बना दिया था। वो जो मन में आता था बोलते थे, उनको म्यूजिकल चेयर्स करके हटा के आपने हरियाणा पहुंचा दिया। एक ये बन गए हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि ऑपोजिशन प्रचार कर पा रहा है। प्रभु की अगर कृपा होती तो शायद हम वो प्रचार भी न कर पा रहे होते। तो अगर आपको लगता है ये सुशासन है, तो मुझे नहीं लगता कि सुशासन की मेरी डेफिनेशन ये है। आपने एक सवाल पूछा हमारे अलायंस पार्टनर पे, और उस पर मैं जरूर जवाब देना चाहती हूं। हर राजनीतिक दौर में, हर राज्य में परिस्थितियां अलग होती हैं, जमीनी हकीकत अलग होती है, और इनकी फाइलों में त्रिपुरा का मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन ये दावे बड़े किताबी हैं। और इसीलिए जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल एनर्जीज होती है उनका साथ आना जरूरी होता है। भले लेफ्ट या कांग्रेस हारी हो 5 साल बाद, जो शिकस्त भाजपा की त्रिपुरा में होने जा रही है और जो हमारी सरकार बनने जा रही है, वो इस बात को साबित करती है कि लोकतंत्र की ताकत ही ये है। जो आपको सिर पर ताज पहन के बिठाते हैं, वो अपने एक वोट की ताकत से आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आपको कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना सीट मिलेगा? हम फुल मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत से एक मजबूत सरकार बनाएंगे। यात्रा का क्या यहाँ पे? मैं पहले इनसे पूछ लूं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। Do you feel in such circumstances free and fair election is possible? I hope a free and fair election is possible. I hope institutions like the Election Commission will rise to the occasion, because it is as much their credibility, their autonomy, their independence which is at stake. It is as much their reputation at stake. If in a state like Tripura, elections are not free and fair, and Tripura is one of the most important states in this country. Every state is important, but they are the hallmark of democracy. If in India, which is perhaps one of the most vibrant democracies in the world, 75 years after independence, we are worried about free and fair elections, that tells you a lot about how well this government has been run. And I think institutions like the Election Commission, who've been sterling institutions, have to rise to the occasion and restore their credibility, if at all it has been eroded. मैडम एक सवाल है, होम मिनिस्टर परसों आए हैं। कौन आए? होम मिनिस्टर आए। हाँ जी। एक बयान उन्होंने दिया है, विवाद बनाम विश्वास, हम विश्वास की बहाली करेंगे। इसका क्या है? विश्वास की बहाली करेंगे। 5 साल आपको इस राज्य ने विश्वास की बहाल करने को दिया था। आपने 5 साल में क्या किया? आपने लोगों का विश्वास, लोगों का हौसला, लोगों के सपने तोड़ने और बिखेरने का काम किया। आप बड़े सपने दिखाकर, बड़े जुमले दिखाकर, जो इनकी आदत है, सरकार में आए थे। आज त्रिपुरा आपसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। आज त्रिपुरा आपसे नए जुमले नहीं मांग रहा है। आज त्रिपुरा ये कह रहा है 5 साल आप सत्ता में थे, आपकी सरकार थी, आपने इन 5 सालों में क्या किया? आज रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है। और जो होम मिनिस्टर जी आए थे, उनको थोड़ा सा और आगे और पीछे भेज देते तो असम और मिजोरम के बीच में जो गोलीबारी चल रही है, उसके बारे में होम मिनिस्टर जी क्या कहेंगे? होम मिनिस्टर जी क्या कहेंगे जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार में विवाद चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, और होम मिनिस्टर जी यहां पर आकर विवाह और विश्वास की बात करते हैं। विश्वास का नाम तो मोदी जी और अमित शाह जी को लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विश्वास उन्होंने एक ही आदमी का जिंदा रखा हुआ है, और वो है मिस्टर अडानी। अडानी के विश्वास को पाला पोसा गया। अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी दुनिया में बनाया गया।
अडानी को एयरपोर्ट में, पोर्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, तमामों जगहों पर मोनोपोलिस्ट बनाया गया, नियम बदले गए, विश्वास एक ही आदमी का बरकरार रहा है। इस देश के युवा का हौसला और विश्वास टूटा है, इस देश के बेरोजगार का विश्वास टूटा है, इस देश के किसान के साथ विश्वासघात किया गया है, इस देश के मजदूरों के साथ विश्वासघात किया गया है, इस देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। विश्वास शब्द का प्रयोग मोदी जी और अमित शाह जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको विश्वास 5 साल पहले दिया गया था, आपने विश्वासघात किया है त्रिपुरा में। मैम एक सवाल है, त्रिपुरा मोटा पार्टी जो है इस बार खुद अपने 42 सीटों पे चुनाव लड़ने की इस बार तैयारी में है। उनका एक डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जो कि वो लगातार इस चीज को डिमांड कर रहे हैं कि इस बार मोटा जो है कम्युनिटी, उनके लिए वो इस डिमांड को रख रहे हैं। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? मुझे लगता है चुनाव के दौरान बहुत सारी डिमांड्स रखी जाती हैं, चुनाव के दौरान बहुत सारी डिमांड्स पर चुनाव लड़ा भी जाता है। ये लोकतंत्र है, चाबी लोकतंत्र की लोगों के हाथ में है, और जो अपने मुद्दों से, जो अपनी दलीलों से, जो अपने वादों से, फर्जी दावों से नहीं, अपने वादों से जो लोग को कन्विंस कर लेगा, लोग उसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंप देंगे। मैंने बोला लोगों के ऊपर है। 5 साल पहले आप लोग त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक चार्जशीट निकाला गया था, जिसमें 19 साल का जो लेफ्ट फ्रंट का ऑपोजिशन का इसमें आरोप लगाया गया। 5 साल में यह क्या हो गया आप लोग उनके साथ? राजनीतिक परिस्थिति इतनी बदल गई, मैं बता रही हूँ। आरोप था और खत्म हो गया? नहीं, आरोप खत्म नहीं हो गया, लेकिन एक ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और उस ज्यादा बड़ी समस्या, उस ज्यादा बड़ी अराजकता, उस ज्यादा बड़े लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों को खत्म करने के लिए, उनके निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए अगर हमें कुछ लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल मिलाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की यह डिमांड है कि जो ज्यादा बड़ा ईवल है पहले उसको खत्म करो, और वही करने की हम भाजपा के साथ यहां पर कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने त्रिपुरा के साथ विश्वासघात किया है, इस देश के साथ विश्वासघात किया। हम लोग 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में चले, और जो लोगों ने फीडबैक दिया, 4000 किलोमीटर पैदल इस देश को नाप देना आसान नहीं है। जब राहुल गांधी जी अजनबियों को गले लगाते रहे, लोगों के आंसू पोंछते रहे, लोगों के मन की बात सुनते रहे, अपने मन की अकेले बात नहीं थोप रहे थे 4000 किलोमीटर में और 5 महीने, लोगों की बात सुनते रहे, तो लोगों ने हमें यह संदेश दिया कि एक लाइक माइंडेड लोगों को साथ आना पड़ेगा, लाइक माइंडेड लोगों को हाथ जोड़ना पड़ेगा, एक साथ एकजुट होना पड़ेगा बीजेपी की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए। एनीथिंग एल्स? कल राजनाथ सिंह ने कहा कि आगरतला में एक रैली किया, उन्होंने दावा कि आप लोग पहले ही हार चुका है, इसलिए 13 सीट में से सीपीएम लेफ्ट के साथ। राजनाथ सिंह जी से कल बड़े तीखे सवाल मोदी जी के साथ मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में पूछे। डिफेंस बजट पर पूछे, डिफेंस पर पूछे। अडानी जी का, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिफेंस में, कैसे उनको एमआरओ भी मिल जाता है इजराइल में, कैसे उनको स्मॉल आर्म्स बनाने का लाइसेंस भी मिल जाता है, कैसे उनको वो तमाम सुख सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक्सपीरियंस लोगों को नहीं मिलती हैं। मैं आशा कर रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी फ्रंट बेंच पर बैठकर उस बात का जवाब देंगे, लेकिन ये लोग मुद्दों की बात कभी नहीं करते। वहां जवाब देने के बजाय यहां पर बरगलाने की बात कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बताना चाहिए कि आज इस देश में इतने दावों, इतने फर्जीवाड़े के बाद भी चीन हमारे देश में अतिक्रमण करके क्यों बैठा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को यह जवाब देना चाहिए कि 20 हमारे जांबाजों की शहादत का क्या बदला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से और प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहिए कि चीन ने हमारे 20 जांबाजों की शहादत करी और उसका बदला यह है कि हमने चीन को अपना सबसे बड़ा व्यापार का पार्टनर बना लिया, और चीन से हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो $100 बिलियन का है। हम चीन से आयात करते जा रहे हैं, चीन को पैसा दे रहे हैं और वो अपनी आर्मी को फंड कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को इन बातों का जवाब देना चाहिए कि अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति आज 3 साल लगभग बाद भी क्यों नहीं बन पा रही है। आज हमारे सैनिक उन जगहों तक क्यों नहीं गश्त कर पा रहे हैं जहां पर वो कर रहे थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 10
पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12, 13, 14, 15, 16 गलवान तक में चीन बैठा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये बातें करनी चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। मैं आशा करती हूं कि आप रक्त रंजित राजनीति के खिलाफ जरूर अपनी आवाज उठाएंगे और इसको चर्चा का विषय बनाएंगे। धन्यवाद।